Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Student, my name is Dr. Muhammad Fahad. I did my PhD recently in January 2020 in the subject Environmental Biochemistry, Pakistan Atomic Energy Commission. I did my MPhil Environmental Water Chemistry, MSc Environmental Chemistry, BSc Math Physics Chemistry. All these degree, graduation, master and MPhil from Punjab University, Lahore, new campus. FSc and matric from Faisalabad Board, Government College Faisalabad in 2001, 99 matric session in 1999. I started my this job, teaching job, since 2004 as to join O-level student academy and home tuition, and also start FSC as a MD-CAT preparation 2009. Also joined A-level academy for chemistry at Lahore 2009. So we will start our fundamental principle of organic chemistry chapter for the MD-CAT students who wants to really to clear their concept 100%. ये मेरे पास जो हमारे पास जो स्कीम है वो सब बच्चों को पता है जिन्होंने टेस्ट दे दिए या नहीं भी दिया, तो वो 60 मार्क्स का ये है, 200 का टोटल होता है, तो 60 मार्क्स इसके होते हैं। तो 20 या 25 जो फर्स्ट ईयर से आता है, तो 35 to 40 क्वेश्चन ये सेकेंड ईयर के पोर्शन से आते हैं। ऑर्गेनिक ये चैप्टर में से भी 2, 3 या एक तो कम से कम आता, 2 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं इसमें से ना कुछ क्वेश्चंस। मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ऐसा मसला नहीं है कि आप कोई ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इसमें से कोई क्वेश्चन ही ना आए, तो आपने इसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर जिसको ये नहीं आता तो उसकी बेस वैसे ओवरऑल ही उसकी ना बेस नहीं बनेगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो एंड वाला जो इंडस्ट्रियल वाला या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो और चैप्टर है, लेकिन उससे पहले जो 2 हैं वो वहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम ही रहेगी। तो बेटर यही है आपके लिए कि इसी को इतना डीपली इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल जो ग्रुप्स हैं, वो वाला छोटा सा टॉपिक। तो इसके अलावा जो आपके पास है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सोर्स वगैरह, ये सिंपल सा है, रिफॉर्मिंग क्रैकिंग वगैरह ये वेरी सिंपल है, लेकिन ये बेस ही बस आप लोगों की बना रहा है फंक्शनल ग्रुप। मैंने इसमें ट्राई की है, मैक्सिमम मैंने किया कि ये मैंने जो आपके सामने हेडिंग है लाइन टू लाइन कॉन्सेप्चुअल अप्रोच फॉर एमडी के स्टूडेंट, हर लाइन को मैंने इतना डिटेल से टू दी पॉइंट, ज़्यादा डिटेल से नहीं, वेरी टू दी पॉइंट मैंने एफएससी के सिलेबस और यूएचएस के जो जितने भी एमसीक्यूज हैं पीछे 2000 जो पिछले कोई 15-20 सालों से आप कह रहे हैं 2001 से कह लें, तो जो आए तो उसके हिसाब से मैंने ना उतनी उतनी एक एक्सप्लेनेशन दी है हर लाइन की ना, जो भी वर्ड जो एक आम स्टूडेंट को एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट को जो मुश्किल लगता है। क्योंकि मैंने भी जब 2001 में एफएससी की थी, मुझे भी डेफिनेटली इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा था केमिस्ट्री में, लेकिन मुझे अब एहसास होता है कि हर एक चीज़ को एक ही मरतबा जब आप बंदा रिटर्न फॉर्म में नोट्स की शक्ल में स्टूडेंट के पास आ जाए, तो उसको फिर ज़्यादा यूट्यूब या ज़्यादा किसी जगहों पे ना समझने की ज़रूरत नहीं, तो वो सारा टाइम फिर जो अपना ना बायो फिज़िक्स इंग्लिश और इसके जो टेस्ट की तैयारी के लिए वो लगाता है स्टूडेंट या लगाती है। तो इसलिए मैंने कोशिश की, लेकिन अभी आइसोमेरिज्म और जो हाइब्रिडाइजेशन उसका मैं 1-2 दिन तक वो भी लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइप करना पड़ता है, उसके बाद उसको एक एक वर्ड को एक एक लाइन को देख के उससे रेलिवेंट जो वेरी इजी जो एक्सप्लेनेशन है, वेरी इजी बेसिक लेवल की, वो मुझे टाइप करनी पड़ती है या पेस्ट करनी पड़ती है डिफरेंट सोर्सेज से, इंटरनेट या बुक्स हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ये देख लें, ये मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल है। 2011 से 13 तक मैं लेक्चरर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में। फिर मैंने पंजाब कॉलेज में बहुत अरसा पढ़ाया, फिर बीकन स्कूल सिस्टम में वो लेवल को टीच किया। करंटली मैं जिस यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरर हूँ। तो आफ्टर वन और 2 or 3 months आई विल गेट माई परमानेंट लेटर एज असिस्टेंट प्रोफेसर इंशाल्लाह।
ये आपके सामने, मैं इसको स्क्रॉल बार कर रहा हूँ नीचे। ये आपका, मैंने ये सारी बुक जो है वो इसमें वो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस के फॉर्मेट में मैंने इधर एडजस्ट की है और टाइपिंग की है, कुछ एडजस्टमेंट की थी सारी इधर। तो इसमें अब आप देख लें, ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है ना, इंट्रोडक्शन पेज नंबर 1072, इसकी मैंने पिक्स खींची, मेरे पास बुक है। वो बहुत ही ना एक बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, जो एक बिगनिंग इनिशियल स्टेज पे किसी भी स्टूडेंट को एक ज़रूरत होती है, जिसने मैट्रिक में थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जिसको अच्छी आती है, मार्क्स लेने क्या अनदर इशू, लेकिन किसी चीज़ों को मेमोराइज करना अपने किसी माइंड के बॉक्स में, वो एक बड़ा फ़न की बात होती है कि कितनी हद तक वो उसको अपने जहन में रखता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं ना कि मैं अपने शहर में या अपने प्रोविंस में, ख़ास तौर पर अपने सिटी में, मेरा तो फैसलाबाद सिटी है, थर्ड इज़ द बिगेस्ट सिटी इन ओवर पाकिस्तान। तो वो जो सोच लेता है ना कि यार मैंने केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट मुझे हो, सबसे ज़्यादा लोग कहें कि या फलां को ना केमिस्ट्री बहुत आती है, बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है माशाल्लाह, बड़ा नॉलेज है, तो उसका आगे टारगेट भी यही हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री या मेडिकल में जो जाना, तो बायो केमिस्ट्री रिलेट करती है, सारी जो फार्मेसी है वो सारी केमिस्ट्री होती है बायो केमिस्ट्री में। तो फिर इंटरेस्ट के, जब बंदे को इंटरेस्ट आता है ना, फिर उसको वैसे ही बोलती भी नहीं है और उसको इंजॉय भी वो करता है केमिस्ट्री को। जब जिसने मजबूरन लेनी तो उसको फिर नहीं आती केमिस्ट्री, वो प्रैक्टिस करता रहता, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप ही ना हो तो फ़ायदा। थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करें, कोर्स कॉन्सेप्ट इसकी डेप्थ में जाएं, तो वैसे ही बहुत ना इजी आपको लगने लग जाती है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है शुरू शुरू में, इसको ना आपको लगेगा कि यार ये क्या है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना जब जितने मर्जी आप क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे वॉइस मैसेज में, इनबॉक्स में, या जैसे भी, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने तो यही कर दिए, लेकिन फिर भी मैं ये आपको बस एक गो थ्रू करने लगा हूँ बेसिक बेसिक सा, क्योंकि आगे आइसोमेरिज्म और हाइब्रिडाइजेशन वो इसके मेजर, और आगे जो एलिफेटिक है नेक्स्ट चैप्टर वो ज़्यादा वहाँ से स्टार्ट होती है, इसके दो टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर से। ये तो थोड़ा सा बस एक इंट्रो है, थोड़ा सा ना जी है बुक ऑथर में। अब आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ रहा है, तो आप ये देख सकते हैं इसको, बहुत सही नज़र आ रहा है। इसमें ये आपकी जो बुक की जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ना, ये मैंने पेज नंबर लिखा, इसकी मैंने पिक्स खींच ली है बुक्स की, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट फॉर्म में नहीं थी, तो वो भी मैं आपको साथ सेंड कर देता हूँ। तो उसको वैसे ज़रा कॉन्सेप्ट के लिए आपने पढ़ना है कि आपको ना केमिस्ट्री का किसी किसी टाइप का भी किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट उसको बस आपने एक नज़र पढ़ना है, ये जो पेज लिखा हुआ 1072, वो पिक्स है मेरे पास, वो भी मैं सेंड कर देता हूँ जेपैक में। बाकी आपने बुक को बस देखना है, तो जितना मैक्सिमम कोशिश करें, आप कोई आपका टेस्ट ले रहा है, कम से कम आप इसको ना एक चैप्टर को 4 मरतबा या 5 मरतबा दें, मीन्स के यानी कि आपको 150 MCQs से लेकर 250 300 या 350 MCQs एक चैप्टर की ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट। जितना सिंसियर आप रहेंगे बेटा अपने साथ, कोई आपको टेस्ट देता है, मसलन मैं आपको सेंड करता हूँ PDF या कुछ भी, आप अगर ज़बानी करेंगे ना, तो आपके यानी कि मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिए, आपके 25 ठीक है, 25 गलत है। आपने कहना यार ये तो सर ने मेरी इंसल्ट करनी कि मैं इतनी डालूँ, या मेरे 20 क्वेश्चन गलत हो गए या 15 हो गए, तो मैं कैसे मेडिकल कर सकती हूँ, सर किसी से शेयर ही ना कर दें, ऐसी बात नहीं है। मेरी एक क्वालिटी कि मैं बच्चों को इनक्रेज करता हूँ, टीचर की फर्स्ट जो स्पेशलिटी यही होनी चाहिए। तो डिसाइड करना मेरा मकसद नहीं, तो आप जितनी लॉयल्टी करेंगे ना उतना, आप एक मरतबा खुद को जज करें ना, जो भी आपके पास शीट आती है, कहीं टेस्ट देने जाते हैं आफ्टर कोविड-19, ये जो कोरोना का जब हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाएंगी, या मुझे देते हैं, किसी किसी तरीके से भी आप टेस्ट देते हैं ऑनलाइन किसी को, तो आप लॉयल, आप सिंसियर हो जाएं अपने साथ। फिर आप देखेंगे कि यार मैंने फर्स्ट टाइम किया, ज़बानी किए मेरे इतने हैं, तो फिर जब आप मैच करेंगे ना बुक से, ढूंढेंगे, आपको फिर पता चलेगा अच्छा यार ये कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ। जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट देंगे, फिर आपके 75% ही होंगे, नेक्स्ट टाइम देंगे 90 या 95, नेक्स्ट टाइम देंगे तो 99, फोर्थ या फिफ्थ टाइम देंगे फिर आपका 100% ठीक होगा। तो टाइम है आपके पास काफ़ी, तो आप ये करें, बायो भी है, फिजिक्स भी, इंग्लिश भी, बहरहाल मेरा ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो
इंशाल्लाह। तो मैंने जो 15 16 17 ईयर में जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो इसमें आप देख लें कि ये फर्स्ट जो लाइन है, मोर देन 200 ईयर्स गो, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बस बताया है कि डिफरेंस, यानी कि ओरिजिन और प्रॉपर्टी के बारे में उसने बताया 200। जस्ट इस तरह की ना शायद एमसीक्यूज ना ही आए, लेकिन ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंसिडर करते हैं कि लिविंग थिंग्स हैं, ये आपको बस पता होना चाहिए, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। इसमें कोई ऐसी फिलासफी, ऐसा लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोई इतना फोकस इस पे करें कि बस जी, क्योंकि पीछे आगे बहुत सिलेबस आपका 27 चैप्टर है। इस पे नहीं आपने रहना इतना, किसी को बस ना आपने रट्टा लगाना, और भी चीज़ें। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन लिविंग। आगे आपने वो उसने लिखा हुआ बुक वाले ने मिनरल सोर्सेज, ये आपकी बुक से मैंने सारा टाइप किया है। तो मैंने उसको ना कर दिया, उसको कलर दे दिया मैंने, कलर में इसको ना मैंने कर दिया। आपको जो प्रॉब्लम ना हो तो आप भी ना उसको कोई ग्रीन कलर देने, फिर मैं आपको उसको डिटेल बता दूंगा अगर कुछ समझ नहीं, क्योंकि रेड मैंने दिया, ब्लैक ऑलरेडी है। मिनरल सोर्सेज का आपके सामने मैंने लिख दिया कि ये आपको सारी ज़िंदगी याद रहना चाहिए कि मिनरल सोर्सेज होते क्या हैं। A mineral is a pure inorganic substance that occurs naturally in the earth crust। अर्थ की जो उसकी लेयर्स होती है ना, अर्थ की mantle को और क्रस्ट, अपर क्रस्ट, जो भी अपर mantle लोअर mantle, बड़ा वो जियोलॉजी उसको आप छोड़े। तो ये एक अर्थ क्रस्ट के बारे में ये मिनरल सोर्सेज, ये नॉन रीन्यूएबल है और इंक्लूड मेटल्स। अब फॉर एग्जांपल जो इसने आयरन लिखा हुआ, कॉपर लिखा हुआ, इसके बारे में वो कर रहा है, बात कर रहा है। एल्यूमिनियम है और नॉन मेटल्स हैं, ये सारी ना छोटी छोटी बात, इसका कॉन्सेप्ट दे रहा है मिनरल्स होते क्या हैं। ये सब लोगों को पता है। सॉल्ट जो भी है, सॉल्ट की भी बड़ी टाइप्स हैं। तो हमारे पास तो सोडियम, जिप्सम है, क्ले है, सैंड है, फॉस्फेट्स है। ये मिनरल्स आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं कुदरती तौर पे, बीइंग फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। minerals resources can be divided into two major categories। इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज हैं। मसलन ये गोल्ड है, सिल्वर है, ये मेटल है, टिन, कॉपर, लेड, जिंक, आयरन, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम है। नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज आर थिंग्स लाइक सैंड है, ग्रेवल है, जिप्सम है, हालाइट है, यूरेनियम है, डायमेंशन, ये स्टोन वगैरह, ये टाइप है। ये मैंने थोड़ी सी इसलिए डिटेल लिखी है कि आपको कोई भी बंदा कभी भी किसी वक्त भी, कोई स्टूडेंट या कोई कोलीग या जैसे भी पूछ लेता है कि मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, या किसी किस्म की एमसीक्यूज कभी आ जाती है, तो आपको ये डिटेल जब इतनी इधर लिखी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल फॉर लाइफ आपको इसका कॉन्सेप्ट भूलेगा। इसमें आगे आप ये देख लें, डार्ली केमिस्ट जो थे, ये बुक वाली लाइन है सारी, है ना, बुक से लिखा हुआ है। सक्सीडेड इन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने बता दिया। ये जितना भी मैंने जो ब्रैकेट्स लगाई हुई है ना, ब्रैकेट्स में जो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट में है ना, ये इंफॉर्मेशन है एडिशनल, हेल्पिंग मटेरियल आप जिसको बोल रहे हैं, अंडरलाइन वाले या जो ब्रैकेट्स वाले, जो ब्रैकेट्स जो स्मॉलेस्ट पैरेंथेसिस से जो आउट है, ये वाले ना जो आपकी बुक से मैंने ना, जो टेक्स्ट बुक, वहाँ से मैंने ना ये उठाया हुआ लाइन सारी एज इट इज़। सिर्फ ये कि मेरे जो हेडिंग है ना, मैं लाइन टू लाइन कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, उसको मैंने फोकस किया हुआ कि किसी आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं। ये 5% आपको बस रह जानी है पूरी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम, जिस तरह के मेरे नोट्स हैं 95% इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इसमें आप ये देख लें, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ये क्या है, आर्टिफिशियल, ये उसने बताया ना, सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इधर ही आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो बाकी जितनी भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, ये मेडिकल में होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो बता रहा है, ये देखें, मैं उसको कर्सर भी मूव कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक सिंथेसिस is the artificial construction of more complex organic molecules from simpler ones using chemical reactions. New molecules are often synthesized, synthesized तो बनाना खुद जो करते हैं, जो भी इंडस्ट्री में जो बनाते हैं, so that their chemical properties can be studied, or that have intentionally designed molecular behavior including as फार्मास्यूटिकल आर एज न्यू मटेरियल। ये सारा ना इसने बता दिया बड़ा इजी, यानी कि वर्डिंग में ना मैंने ये एडजस्ट की है इसमें, सिंथेसाइज का सारा। एंड देयर फेलियर लेड देम टू, ये उसकी बुक की लाइन है आपकी,
and their failure led them to believe that organic compounds could be manufactured only by and within living things. ये बुक वाला कह रहा है उसमें ना, टेक्स्ट बुक में, and these compound could never be synthesized from inorganic compound. ये जो मैंने एंड वाली दो लाइंस रीड की हैं मैंने, तो ये इसका जो डायरेक्ट जो रिलेशन है ये है, द अर्ली केमिस्ट्स नेवर सक्सीडेड इन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कामयाब ही नहीं हो सके ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में। वैसे तो 50 लाख हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो डेली कोई ना कोई नया प्रोड्यूस होता है। इसकी सबसे बड़ी बुक जर्मन से और अमेरिका से पब्लिश होती है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो भी नए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, सब प्रोडक्ट्स। तो इसमें आप ये देख लें कि सारा उसने ना डिटेल से बयान कर दिया। तो इसमें एंड देयर फेलियर, वो उनकी जो नाकामी थी उनकी ये बात कर, लेट देम टू बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारी उन्होंने हार मान ली है, कंपाउंड कुड नेवर बी सिंथेसाइज फ्रॉम इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये मैंने पॉइंट की शक्ल में कर दिया पैराग्राफ्स को। द थ्योरी वाज रिफर टू एज, ये वाइटल एनर्जेटिक या जादुई मैजिक को कह लें या वाइटल कह लें, इस ये सारे कॉन्सेप्ट को ना, ये सारी चीज़ों को ये बुक वाला लिखता है कि इसको किससे अटैच कर दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया। ये बस इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए, आगे केमिस्ट्री तो बाद में शुरू होनी है, हाफ चैप्टर के बाद सही वाली। इसमें अब आप देख लेंगे कि ये मैंने ना किया है इसमें, वो द थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वोलर व्हेन ही ऑब्टेन्ड यूरिया। यूरिया का फार्मूला उसने लिखा, मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। तो मैं थोड़ा सा ना इसको आपको मैं बड़ा कर देता हूँ, या हार्ड फॉर्म इसकी मैं आपको दे दूँगा, ये सॉफ्ट फॉर्म भी मैं दे दूँगा, हार्ड फॉर्म भी। तो आपने बस ये मेरे वाली ये जो जिस तरह मैंने ओपन किया हुआ ना लैपटॉप पे, आपने लैपटॉप पे ओपन करनी है ये फाइल, और वीडियो को मेरे को देखता रहना, आपने आवाज़ मेरी सुननी है, और ये जो है ला इसकी देखते हैं, इसको आपने ना लैपटॉप पे ओपन कर लेना ये फाइल वर्ड की एज इट इज़, और वीडियो आपने देखते रहना, तो आपको सारा पता चल जाएगा। ये बुक को सारा मैंने टाइप किया हुआ है, लेकिन एडिशनल ये स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है कि ये स्ट्रक्चर ये देख लें आपके सामने, क्योंकि स्ट्रक्चर का भी होना चाहिए, क्योंकि आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटी छोटी चीज़ों का ना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना। ये कार्बन के साथ, कार्बन ने तो 4 ही लेने होते हैं, उसके आउटर मोस्ट में 4 जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में होते हैं, ये नाइट्रोजन ने 3 करने, ऑक्सीजन ने 2 ही करने। ये यूरिया आल्सो, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये मेरा एडिशनल यानी कि मटीरियल है। यूरिया आल्सो नोन एज कार्बामाइड, ये भी आपको पता होना चाहिए, इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद केमिकल फार्मूला। ये है बेसिकली ना कार्बन मोनोऑक्साइड अमोनियम की ये 2, ये जो अमाइड, अमाइड नाइट्रोजन जिसमें आ जाए, दिस अमाइड हैज़ 2, ये वाला ना एक फंक्शनल ग्रुप है आपका। ये मैं ना आगे अभी आता है ना वो पेज जो है आपका, ये वाला जो 126 पेज है उस पे, ये आपकी 7 चैप्टर में, ये उसमें सारा ना है, NH2 वगैरह सारा उसने दिया हुआ, अमाइनो ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो इसमें अब आप ये देख लें कि आपके सामने ये लिखा हुआ, तो अमाइड हैज़ ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं ना, कार्बन या अमाइड का, इसमें एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स, ये बुक में लिखा हुआ, फ्राम अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड, ये मैंने फिर ये लिख दिया अमोनियम साइनाइड क्या, थोड़ी सी मैंने ना इसकी एक्सप्लेनेशन की है कि किसी किस्म का प्रॉब्लम ना रहे। इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट्स ऑब्टेन्ड बाय डबल डिकम्पोजिशन। सारा ना जैसे जैसे ये थोड़ा बहुत आता जाएगा ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी ये डबल डिकम्पोजिशन। ये फर्स्ट ईयर में से भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ सेकंड ईयर में, क्योंकि उस फर्स्ट ईयर के बगैर नहीं ना आती सेकंड ईयर में। ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड पोटाशियम साइनाइड, ये मैंने ना अमोनियम साइनाइड का मैंने ये नेट से मैंने आपके सामने रख दिया ये एरो। इसके बाद ये यूरिया, ये इसकी ना जो है प्रोडक्ट है, ये उसकी रिएक्टेंट है, ये सारा अमोनियम साइनाइड वगैरह, अमोनियम क्लोराइड एंड पोटाशियम साइनाइड। ये थोड़ा सा ना मैंने आपको ना एक्सप्लेन करके इसलिए दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो भी प्रॉब्लम्स आपको होंगी आप टेक्स्ट कर सकते हैं इनबॉक्स में से, या वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे। तो इसमें आगे आप आ जाएँ अमोनियम क्लोराइड एंड पोटाशियम साइनाइड वगैरह, ये फिर मैंने अमोनियम साइनाइड का मैंने ये ओपन करके दिया है, ये पॉजिटिव ये चार्ज, ये सारा ये नेगेटिव है आपके सामने। तो ये इसमें आप ये देख लें, ये सारा ये अमोनिया बनती है, साइनाइड है ये सारा ना।
ये मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा कर दूँ। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके सामने। ये नाइट्रोजन है जो है ये बना हुआ अमोनियम साइनेट जो है NH4O NH4, ये नाइट्रोजन ने 4 लिए, ऑक्सीजन कार्बन, ये सारा अमोनियम साइनेट अ सब्सटेंस ऑफ नॉन मिनरल ओरिजिन्स। ये आपकी वो बुक वाली आई थिंक अमोनियम साइनाइड। ये तो ये बनता है, ये MCQs भी आया है। ये जो आपको मैंने ये अभी रीड करवाया ना, तो वो यूरिया, ये सारा जो मैंने पैराग्राफ करवाया ये 2016 की आई थिंक है ना, MCQs आया था 80, किसमें आया था ये, मैं आपको भी मैं बता देता हूँ। उसमें ये ना MCQs आई हुई थी, वेरी सिंपल थी अमोनियम साइनाइड। ये मैं आपको भी दिखा ही देता हूँ, ये वाला ये 69 है ना, ये देखें आप ना, ये आपको अब क्लियर हो। ये अब आप देख सकते हैं कि ना, ये इसने ना यहाँ ब्रैकेट के बाद 2 डालना था, एक तो 2 है ना पहले, वो भी ट्वाइस भी आना था उसके ब्रैकेट पैरेंथेसिस, वो लगाना भूल गया। ये टाइपिंग में गलती हो जाती है जिसने भी। तो यूरिया इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान। इट्स डीकम्पोजिशन, इसका ना ए आंसर है। NH4 NH2 ट्वाइस आना है ब्रैकेट के बाद है ना, 2 एक और आना था ब्रैकेट्स के बाद, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये यूरिया इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान। इट्स कंपोजिशन इज, ये ना ए आएगा यहाँ से वो बनता है। अब देखेंगे मैंने एक कहा ना इसका 69 का, नहीं इसका 69 का उसने क्या कहा, इसका उसने N2HO4, इसमें आप देखें ये आपके सामने NH4 इसका, ये वाली चीज़ 2015। तो इसमें अब आप देख लें, तो ये अब आप ये इसमें आगे हम चलते हैं फर्दर। ये ब्रेकिंग डाउन है उसके, ये बना नाइट्रोजन, ये सारा ऊपर मैंने स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया, इसका जो कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ऑफ नॉन मिनरल, ठीक है ना। ये इसकी देखो, इसके इतने कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ना टू दी पॉइंट पूछता है, वो ज़्यादा A लेवल की तरह ना, या कोई MPhil PhD वो इतना कॉन्सेप्ट में नहीं जाता, जस्ट उसने ना इजी इजी सा पूछना होता है, क्योंकि वो फिर ना पूरे बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को देखना होता है ना, नेशनल टेस्ट है ये मैं आगे अब चलता हूँ। अब ये देख लें मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ, थोड़ा सा इसको जी। अब ये देख लें, ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो हेडिंग है आपकी, ये वो मेरी जो पिक्स में खींची वो बुक्स की, वो वाले पेज पे भी है इसकी ना डिटेल थोड़ी सी। सिंस द सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज्ड। ये जस्ट उसने इंफॉर्मेशन दी, मान लिया चलो। ये सारे जो कंपाउंड है कंटेन कार्बन, ये भी ठीक है क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, हाइड्रोकार्बन है, ये एसेंशियल एलिमेंट है, ये ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। अब इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, कंपाउंड जो आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। अब वो थर्ड पॉइंट में कहता है, ये मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया ना पैराग्राफ्स को। अदर एलिमेंट विच मे आल्सो बी प्रेजेंट इंक्लूड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जो एटसेट्रा। इसकी बात कर रहा है फॉर historical and conventional reasons a few of the carbon compounds such as carbon monoxide, carbon dioxide, carbonate, CO3, bicarbonate, ये मैंने लिखी है उस पर बुक पे नहीं थे, एटसेट्रा आर स्टडी एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बस ये आपने देखना, ये जिसको मैंने रेड किया हुआ ना, आपने बस ये देखना है कि ये वाले कार्बन मोनो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसने डिक्लेयर किया है।
ये आपको आप पहले भी पता, लेकिन थोड़ा सा चले रिकॉल हो जाएगा। प्रेजेंट इंक्लूड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारा ना थर्ड जो पॉइंट है ये सिर्फ इस रेड लाइन को अप्रोच कर रहा, रेड वर्डिंग को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कर रहा। तो आगे ये देख रहे हैं आप, इसमें फोर्थ पॉइंट में देखने also has been recognized that the chemical force in organic compound are similar to those which exist in organic compound। ये भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि ये केमिकल जो फोर्सेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सिमिलर होती हैं टू विच, जहाँ ये पाई जाती हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के में। वो कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में काफ़ी ना कुछ सिमिलरिटी होती है। दस लिहाजा इट वाज फेल्ट दैट, ये भी देखा गया, जो लैब में साइंटिस्ट सर्च करते हैं कई कई साल लगे रहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुड बी रीडिफाइंड। आपको पता है 50 साल 100 साल बाद वैसे थेरी में एडिशन हो जाती है, कुछ ना कुछ कभी गलत हो जाती है कभी, क्योंकि लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसी को प्रोग्रेस तरक्की कहते हैं। लेकिन लाज कुछ होते वो नहीं चेंज होते, जैसे न्यूटन्स के लाज थे या आइंस्टाइन मोल वगैरह था, वो वैसे ही रहते हैं। जे थॉमसन। अच्छा 10, ये अब फिफ्थ जो पॉइंट है 10, इट वाज फेल्ट दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुड बी रीडिफाइंड। ये आपके सामने ना अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल इसने, और देयर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का ना अक्सर प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट को, क्योंकि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो फिर जब तक एक रिटर्न फॉर्म में नोट्सों की शक्ल में या बुक की शक्ल में ना कोई चीज़ें हो तो वो भूल जाता है। ये केमिस्ट्री है ही ऐसी, कभी याद रहेगी रहे, नहीं तो बस अकेडमी से निकलो घर पॉइंट तक बड़ी चीज़ें भूली होती हैं। तो ये उसने ना बताया हुआ इन केमिस्ट्री, ये आपके सामने। ये अब आपके मैंने अंडरलाइन किया, सारा एक कॉन्सेप्ट दिया है मैंने ना इसका, कहीं जहाँ से भी मटेरियल किया कलेक्ट। अ डेरिवेटिव इज अ कंपाउंड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सिमिलर कंपाउंड, एक ही जैसे कंपाउंड में। मिक्सचर और मिक्स को सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को नहीं कर, जैसे चाय हम बनाते हैं वो तो नहीं ना सेपरेट होती, दूध पत्ती सारी मिक्स हो जाती है, शुगर। फ्रॉम अ सिमिलर कंपाउंड बाय केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन करना, जब केमिकल रिएक्शन होगा ना सिमिलर कंपाउंड, उससे बात कर रहे हैं। a derivative is a compound that is derived, आगे वो कहता है इन द पास्ट में वो बात कर रहा है पुरानी। डेरिवेटिव आल्सो मेंट अ कंपाउंड दैट कैन बी इमेजिन टू अराइज फ्रॉम अनदर कंपाउंड, किसी और कंपाउंड से भी हम ले सकते थे। डेरिवेटिव से जो अखज करना होता है कोई चीज़ निकालना किसी चीज़ से। इफ वन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड, अब ये बात आती है, अगर एक एटम या किसी ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर दे, ये ज़रा थोड़ी सी केमिस्ट्री यहाँ यूज़ कर रहा है, किसी और के साथ विद अनदर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। एक बात इसने ये बयान की है, डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। बट मॉडर्न केमिकल लैंग्वेज नो यूजेस द टर्म स्ट्रक्चर एनालॉग फॉर दिस मीनिंग, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दस एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी, जो शक व शकूक होता है एम्बिग्यूटी में। द टर्म स्ट्रक्चरल एनालॉग्स इज कॉमन, ये स्ट्रक्चर एनालॉग कहते हैं, ये बड़ी आम सी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स वो कंपाउंड्स हैं दैट आर मेड प्राइमरीली, जो इब्तदाई में बने, जैसे प्राइमरी नहीं करते 5th क्लास, फिर वो हम मिडिल करते हैं 8th क्लास, फिर वो मैट्रिक करते हैं सेकेंडरी स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल HSSC होता है, FSC इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये प्राइमरीली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स विद स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स, कोई किसी ना इब्तदा में शुरू में, यानी कि आप कार्बन के साथ है ना, प्राइमरी ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम के साथ कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप अगर अटैच हो गया ना, वो फंक्शनल में आगे आएगा, वो पेज पे सारे लिखे हुए हैं फंक्शनल, ये उसकी भी बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स वो कंपाउंड्स का इसने बताया, ये स्पेसिफिक कर दिया ना ग्रुप, उसको अटैच कर रहा है एटम्स को। ये दी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ये भी आपको पता है, इतना कोई इसमें ज़्यादा कोई बढ़िया बात नहीं है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स